हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए लेक्चर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स का और टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने करी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, लोअर क्लासेस में आपने करा होगा। कंबशन होता है जब भी हीटिंग हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं या फिर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन। अब यहाँ पर दो कैटेगरीज आती है। फर्स्ट होती है कंप्लीट कंबशन। जब जब एल्केन का कंप्लीट कंबशन होता है उसके लिए रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए हमने एक जनरल रिएक्शन निकाली है। तो पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बताती हूँ क्या होती है। CnH2n+2 ये क्या है, ये है एल्केन। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसकी जब आप कंबशन करते हो, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तब आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जब हमारी कंप्लीट कंबशन होती है, ये उस केस में है, उस केस में आपको क्या मिलता है, लास्ट में मिलता है वाटर। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, जो यहाँ पर बैलेंसिंग होनी है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू आएगी ऑक्सीजन के आगे। ठीक है, CnH2n+2, n जितना है, जितना कार्बन नंबर है उसी का थ्राइस +1 डिवाइडेड बाई 2, और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे आएगा NCO2 और जो वाटर है उसके आगे आएगा n+1। ठीक है, क्या हो गया, CnH2n+2 ये है एल्केन्स। इसकी अगर हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप लोगे, फिर उससे कितना आएगा, n कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगे, n+1 वाटर निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब देखो जो ये कंबशन होती है, जब कंप्लीट कंबशन होती है, ये होती है हाईली एक्सोथर्मिक। इसमें एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होती है। इसीलिए ही जो ये कंबशन रिएक्शंस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो कौन से है, जो भी हमारे फ्यूल्स है वो एक तरह के क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही है। जब उनकी हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इसीलिए हम एल्केन्स को यूज करते हैं एज फ्यूल्स। ठीक है, क्योंकि उसमें एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें इवॉल्व होती है, इसीलिए एज फ्यूल्स भी हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो जनरल रिएक्शन लिखी थी। अब वैसे ही हम इसमें एग्जाम्पल में आपको करवाती हूँ। जैसे हम मीथेन से शुरू कर लेते हैं। मीथेन हम यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में ले, मीथेन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और साथ में वाटर मिला। ठीक है, कंप्लीट कंबशन पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन का नंबर क्या है, 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, n+1, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ आगे क्या आएगा, 1 यहाँ पर पुट कर लो, 3 × 1 3 +1 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैसियस है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और यहाँ पर जो आपके पास वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। और इसका जो डेल्टा H है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं वैल्यू बता देती हूँ, 890 किलोजूल पर मोल होता है। ये आपको लर्न नहीं करनी वैल्यू, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि कितना हाईली एक्सोथर्मिक है। जब हम मीथेन की कंबशन करवाते हैं, कंप्लीट कंबशन, तो इतनी अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन कर दी। अब देखते हैं थोड़ा हायर एल्केन हम ले लेते हैं। जैसे हम लेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, C4H10। ठीक है, तो ब्यूटेन हमने ले लिया, अगेन गैसियस फॉर्म में है ये, प्लस ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए, यहाँ पर 4 है, 4 3 = 12 +1 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के लेंगे। ठीक है, और रिएक्शन क्या होगी, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 4 मोल्स आ गए, प्लस n+1, 4 + 1 कितना हो गया, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ वाटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाली रिएक्शन भी जो है ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर ये देखो जब कंप्लीट कंबशन होते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ये भी क्या है, इसका डेल्टा H भी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। जब भी कंप्लीट कंबशन होता है किसका, एल्केन्स का, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसमें
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस है, इसमें अब कोई भी हमें परेशानी नहीं है कि कैसे हम इसको बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए या तो आप खुद से बैलेंस कर लो इसे, या फिर आप ये जनरल रिएक्शन लर्न कर लो और डायरेक्टली यहाँ पर आप पुट कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन्स, उससे पूरी रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट कंबशन। अब चलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की ओर। अब इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले। दैट मीन्स कंप्लीट कंबशन में क्या है, पूरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो वो हो जाती है इनकम्प्लीट कंबशन, और उससे मिलता है हमें कार्बन ब्लैक। क्या मिलता है? कार्बन ब्लैक। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी? CH4 मीथेन से ही कर लेते हैं, मीथेन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन का है तो ये कैसे आ जाएगा? यहाँ पर वाटर तो निकलेगा, ठीक है, वाटर तो निकलेगा, साथ में ये कार्बन सॉलिड निकलेगा, और ये क्या होता है? कार्बन ब्लैक। कार्बन सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर निकलता है। यहाँ देखो कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए कार्बन ब्लैक के तरह यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगी, क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आती है कि जब हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो ये कार्बन ब्लैक निकलता है, और ये कार्बन ब्लैक कौन सा है? जिसे हम यूज़ करते हैं इंक में। जैसे आपके प्रिंटर की इंक होती है ब्लैक इंक, उसमें क्या होता है? कार्बन ब्लैक होता है। बहुत सी जगह पे कार्बन ब्लैक होता है, जैसे कि फिल्टर्स में भी कार्बन ब्लैक यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थी इनकम्प्लीट कंबशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन कंबशन। अब आती है एरोमेटाइजेशन। जो एन एल्केन्स होते हैं, दैट मीन जो ये नॉर्मल हमारे एल्केन्स होते हैं चेन वाले, उसमें क्या होते हैं? ये एरोमेटाइजेशन शो करते हैं। एरोमेटाइजेशन क्या होती है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। तो जो ये एरोमेटाइजेशन होती है, ये प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी कौन से एल्केन शो करते हैं? जिनके कार्बन नंबर या तो 6 हो या फिर 6 से ज़्यादा हो, ठीक है। बिकॉज जो एरोमेटिक कंपाउंड है सबसे बेसिक वाला, वो कौन सा है? 6 मेंबर्ड वाला जो न्यूट्रल है, बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन बनाने के लिए एटलीस्ट 6 कार्बन्स तो चाहिए होंगे। सो जो एन एल्केन्स है विथ कार्बन 6 या मोर देन 6 कार्बन जिनके पास एटम्स हैं, वो क्या शो करते हैं? एरोमेटाइजेशन में वो जाएंगे। और एरोमेटाइजेशन कैसे होती है? हाइड्रोजिनेशन करके। क्या होती है? डिहाइड्रोजिनेशन होती है, तब जाके क्या होता है? एरोमेटाइजेशन होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं एन हेक्सेन, ठीक है। क्या लिया हमने? एन हेक्सेन। थोड़ा सा एन हेक्सेन को हम घुमा के लिख लेंगे। कैसे? वैसे आप ऐसे भी स्ट्रेट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हम एन हेक्सेन को इस तरह से लिखें, CH3, ठीक है, CH2 कितने हो गए? 1 2 3 4, नाउ 5, और यहाँ पर हो गया 6। तो ये क्या है? जस्ट मैंने इसकी शेप अलग से दे दी। वैसे ये क्या है? स्ट्रेट चेन वाला हमारा एन हेक्सेन है। क्या है ये? एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन क्या करता है यहाँ पर? अब देखो जो एरोमेटाइजेशन होगी उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा वो देख लो। क्रोमियम, वैनेडियम एंड मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स होने चाहिए। इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड Cr2, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 होना चाहिए, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड होना चाहिए, या फिर वैनेडियम का ऑक्साइड हो। इन तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों ऑक्साइड में से कोई एक भी हो तो चलेगा, ठीक है। बाकी टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहती है? 773 केल्विन टेम्परेचर, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए? 10 से 20 ATM के बीच में प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन इन कंडीशन पे होगी। इन तीनों में से एक कैटलिस्ट होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, एंड प्रेशर 10 to 20 ATM होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाता है? -H2 हो जाएगा। सबसे पहले तो डिहाइड्रोजिनेशन होती है इसमें, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन करके हम इनकी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे।
तो क्या होता है एक्चुअली, यहाँ के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकलेगा पहले, ठीक है। उसके बाद साइक्लाइजेशन होगी और उसके बाद और हाइड्रोजन्स इन पोजिशन से निकलेंगे सो दैट ये क्या बन जाए, बेंजीन बन जाए। और बेंजीन में क्या हो जाएगा, बेंजीन में डबल बॉन्ड होगी, ये वाला स्ट्रक्चर होगा या फिर दूसरा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया बेंजीन। हम इसे डायरेक्ट बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, आपको मिला बेंजीन ऑन एरोमेटाइजेशन। किसकी एरोमेटाइजेशन करके, एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन करके हमें बेंजीन मिल गया, ठीक है। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है उसमें हम नहीं जाएंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये साइक्लिक बन जाता है, और बाकी ये जो 3 डबल बॉन्ड्स है यहाँ से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते हैं सो दैट यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आए, ठीक है। तो ये एरोमेटाइजेशन थी। इसी तरह से एक एनसीईआरटी में आपको एक लास्ट में क्वेश्चन देकर छोड़ा हुआ है कि इसी तरह से अगर हमें टॉल्वीन बनाना हो तो हम कौन सा एल्केन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो टॉल्वीन क्या होता है, टॉल्वीन में सिर्फ क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 आपको लगाना है। बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया तो उसे कहते हैं हम कि वो टॉल्वीन है। तो टॉल्वीन बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टॉल्वीन बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एन हेप्टेन, ठीक है। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे CH3, एक कार्बन मैंने यहाँ पर लिख लिया, दूसरा CH2, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, और यहाँ पर 7th। अब बताओ कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स की यहाँ पर चेन है। तो ये क्या है आपका एन हेप्टेन, ठीक है, ये एन हेप्टेन है, इससे बनेगा, ठीक है। तो इसमें सेम हम क्या करेंगे, सेम कंडीशंस लगा देंगे। इनमें से एक ले लेंगे, कोई क्रोमियम ऑक्साइड ले लेते हैं, चलो, साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, 10 to 20 ATM प्रेशर ले लेंगे, ठीक है। ये करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर CH3 लगा हुआ, दैट मीन्स आपके पास टॉल्वीन बनेगा। तो टॉल्वीन बनाने के लिए स्टार्टिंग किससे करोगे, किसके एरोमेटाइजेशन से टॉल्वीन बनेगा, वो बनेगा एन हेप्टेन से। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर हम यहाँ पर हेक्सेन में ब्रांचिंग करवा के एक CH3 को यहाँ पर लगा दे, ठीक है, कि फिर भी हम शायद बना सकते हैं हेक्सेन में ही सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर लगा के, ठीक है, तो भी तो हम कर सकते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूटेड हेक्सेन से भी बना सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं एन एल्केन्स की। कौन से एन एल्केन से बनेगा, वो है एन हेप्टेन। बाकी आप हेक्सेन की ब्रांच्ड वाले से भी आप बना सकते हो। अब देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन पर्टिकुलर कंडीशंस दी होगी आपके पास, ठीक है। तो देखो अगर हम मीथेन की ऑक्सीडेशन कराते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में टेम्परेचर 523 केल्विन रखते हैं एंड जो प्रेशर है 100 ATM रहता है, तो मिलता है आपको मिथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल मिला आपको एक। और अगर सेम रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड और उसकी हीटिंग करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, मीथेनॉल, और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। देखो कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, इसमें क्या है, हम कंट्रोल कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को बाय प्रोवाइडिंग सच कंडीशंस। कुछ एक कंडीशंस टेम्परेचर का या फिर प्रेशर का हम क्या बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। वैसे ही अगर आप एल्केन की बात करें, यहाँ पर अगर आपने इथेन लिया है, उसकी अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज और यहाँ पर एसीटेट, उसके 2 एसीटेट्स लगे हैं साथ में, उसकी प्रेजेंस में अगर आप हीटिंग करवाते हो तो आपको मिलता है इथेनोइक एसिड CH3COOH और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। बाकी हम क्या कर लेंगे, इनको बैलेंस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो इस तरह से आपको क्या मिला यहाँ पर, इथेनोइक एसिड। एक और बात, जो KMnO4 है वो क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओनली टर्शरी हाइड्रोजन की। यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन करवा पाते हैं। और ऑक्सीडेशन कैसे होती है इसकी, तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये जो ऑक्सीजन है, जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड हुआ है, ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर,
ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक टर्शरी अल्कोहल हमारे पास मिलता है। अब आती है पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पायरोलिसिस क्या होती है, जो हायर एल्केन्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पे उन्हें जब हम हीट करते हैं तो वो लोअर एल्केन्स या फिर एल्कीन्स में टूट जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पायरोलिसिस। जैसे एग्जांपल में C6H14 ये है एन हेक्सेन, ठीक है। इसकी पायरोलिसिस कैसे होगी वो देख लो, और इसके लिए टेम्परेचर कौन सा है 773 केल्विन। तो पायरोलिसिस में पहले क्या होगा, या तो हम ये कर ले कि दो हाइड्रो H2 निकल जाए, ठीक है, और बन जाए C6H12, ठीक है, सिंपल सा है ये। और या फिर इसके कंपोनेंट्स इस तरह भी बन सकते हैं, C4H8 बन जाए और साथ में C2H6 बन जाए, ठीक है। या फिर ये क्या है, एल्कीन बना, ये क्या बना, इथेन बना, ठीक है। या फिर C3H6 प्रोपीन बन जाए, C2H4 इथीन बन जाए एंड मीथेन बन जाए। इस तरह से कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो मेन मतलब कहने का है, पायरोलिसिस को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होती है क्रैकिंग ऑफ हायर एल्केन्स इनटू लोअर एल्केन्स या फिर एल्कीन्स। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, प्रोपीन बना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बना, ये इथीन बना। तो एल्केन एल्कीन का मिक्सचर कर सकते हैं, और भी आप अलग तरह से, अलग कॉम्बिनेशन से इसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ही एक और आपको दिया है डोडेकेन C12H26। ये क्या होता है, डोडेकेन होता है। डोडेकेन का जब हम पायरोलिसिस करते हैं, पायरोलिसिस होता है 973 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो डोडेकेन होता है, ये कैरोसिन ऑयल का भी कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका भी। तो एक ही इसका पायरोलिसिस आपको दिया है एनसीईआरटी में कि इससे हम क्या बना सकते हैं, C7H16 हैप्टेन, ठीक है, हैप्टेन भी बन सकता है इससे, ठीक है। इस तरह से तोड़ देगी 7 प्लस C7 C5H10 पेंटीन बना, प्लस अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स अलग अलग अरेंजमेंट में बन सकते हैं। तो इस रिएक्शन का मेन मोटिव आपको ये समझाना है कि पायरोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हायर एल्कीन्स का इनटू लोअर एल्कीन्स या फिर एल्केन्स में, ठीक है। अब आती है आइसोमराइजेशन। देखो यहाँ पर हम आइसोमराइजेशन क्यों करते हैं, सो दैट हमें एन एल्केन से क्या मिले, ब्रांच्ड एल्केन मिले। आइसोमराइजेशन इनटू ब्रांच्ड एल्केन्स, ठीक है, क्योंकि कमर्शियली क्या होता है, जो ब्रांच्ड एल्केन्स होता है उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, आइसोमराइजेशन का। अब आइसोमराइजेशन कैसे होती है, जैसे हमने यहाँ पर लेते हैं, हम हेक्सेन ले लेते हैं 1 2 3 4, चलो ब्यूटेन ले लेते हैं यहाँ पर पहले 1 2 3 4, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एंड HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ये एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एल्केन, ठीक है, CH3 दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो एज ब्रांच यहाँ पर चले जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, ये एनहेक्सेन है, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम कंडीशन ली, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl की प्रेजेंस में। देखो अब क्या होगा, या तो ये इस तरह से बनेगा कि सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर CH3 लग जाए, देखो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या है कि ये थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर ब्रांचिंग लग जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया 2 मिथाइल, तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल, और ये क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है, एंड दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं, ये ब्रांचिंग वाला। अब लास्ट रिएक्शन होती है विद स्टीम। जैसे यहाँ पर मीथेन लेके, स्टीम का क्या मतलब है, होता तो वाटर ही है, वाटर वेपर्स ही है। अब स्टीम को क्या करना है, निकल की प्रेजेंस में आपने हीट करना है। इस केस के लिए जो टेम्परेचर है वो 1273 केल्विन है, या तो आप सीधे डेल्टा लगा देना कि हीटिंग हो रही है, ठीक है। उसके प्रेजेंस में हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली यहाँ पर, तो ये कलेक्टिवली क्या कहते हैं इसको, हम इसे कहते हैं हम वाटर गैस। तो क्या है ये, वाटर गैस, या फिर हम कहते हैं इसे सिन गैस,
ठीक है, इनके कमर्शियल नेम है वाटर गैस या फिर सिन गैस। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सिन गैस या फिर वाटर गैस। अब क्या होता है, जो ये रिएक्शन है ये कमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कमर्शियली H2 गैस के प्रोडक्शन के लिए, H2 हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए ये वाली रिएक्शन यूज़ की जाती है। मीथेन को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड वेरी हाई टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वाटर गैस हमें मिलती है, इसे हम हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो कमर्शियली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थे 7 रिएक्शन जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्फॉर्मेशंस की बात करेंगे एल्केन्स की, उसके बाद हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।